जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्वा एएस ग्रुप में। दोस्तों अभी CAPF की परीक्षा हुई थी तो उसका मैं आंसर की करा रही हूँ आपको। इसकी पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने 55 क्वेश्चन ऑलरेडी उनकी आंसर की आपको बता चुकी हूँ। और आज की वीडियो में 56 से स्टार्ट करूँगी। और जो भी विद्यार्थी EPFO की परीक्षा दे रहे हैं वो लोग इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि यह पेपर UPSC ने कंडक्ट कराया है। तो इसी के बिहाफ पे आप समझ सकते हैं कि ये EPFO का भी पेपर UPSC इसी तरह से बनाएगी। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको कल ये सारे क्वेश्चन करा दिए थे। देखिए पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी का पार्ट दिया गया है, इसके बाद इंग्लिश का पार्ट दिया गया। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं कराती हूँ आपको। 56 से मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो गया है तो मैं आपको मैथ सॉल्व नहीं कराऊंगी, इसकी सिर्फ आंसर की बताऊंगी। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किन्हीं तीन धन पूर्णांक यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं A, B और C के लिए एक क्या है ABC का मान बताना है। जो इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करके आपको ABC का मान बताना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC का अगर आप A मान निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 30, यानी A ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि n 1 से बड़ा पूर्णांक यानी इंटीजर है तो पूर्णांक जो ये इक्वेशन दी है उसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो 57 का जो आंसर होगा वो C हो जाएगा 76। तो 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इक्वेशन दी गई है, इसकी इकाई का अंक बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी D ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 58 हमने देख लिया। 59 का देखते हैं। भूमि पर एक बिंदु P पेड़ों के एक युग्म A और B के आधारों और शीर्षों की एक ही रेखा पर इस प्रकार स्थित है कि P इन दोनों पेड़ों की बाईं ओर है और A और B की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। यदि P और A के बीच की दूरी A मीटर है तो A और B के बीच की दूरी कितनी होगी, ये बताना है। A और इसकी दूरी कितनी होगी। तो इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा A, यानी A ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 बेलनाकार ड्रम जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 1 मीटर है इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक ड्रम अन्य 2 और ड्रमों को स्पर्श करता है। इन ड्रमों के बीच खाली स्थान से एक सीवर पाइप डाला जाता है। इस पाइप की अधिकतम संभावित त्रिज्या क्या हो सकती है। तो संभावित त्रिज्या पूछी गई है कि ये क्या हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B, यानी √2 - 1। B ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 61 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। P और Q एक राजमार्ग पर 300 किलोमीटर की दूरी पर दो स्थान हैं। दो बाइक सवार A और B एक ही समय पर P से Q की ओर चलना शुरू करते हैं। B की चाल यानी स्पीड A की चाल से 12 किलोमीटर पर आवर है। इस पर आवर कम है। स्थान Q पर पहुंचने पर बाइक सवार A तुरंत P की ओर लौटता है। वह Q से 60 किलोमीटर दूर सड़क पर स्थित एक स्थान पर B से मिलता है। A की चाल आपको बतानी है कि A की क्या है, A की चाल क्या है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, यानी C ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को सुबह ठीक 8 AM पर सेट किया जाता है। घड़ी के मिनट की सुई और घंटे की सुई प्रत्येक 65 मिनट के बाद एक साथ आती है। जब घड़ी 8 PM दर्शाती है तो निकटतम मिनट के अनुसार वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय बताना है। वास्तविक समय क्या होगा, तो क्या होगा 7:55 PM। नेक्स्ट देखते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज एक वृत्त के अंतर्गत है। वृत्त के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात लगभग कितना होगा। तो इसका अनुपात लगभग होगा π/1, यानी C ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन दी गई है, इसका मान पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा।
तो इसका मान होगा 144, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा इसका। तो ए जो है सीरीज़ CAPF की ए सीरीज़ है। अगर आपके पास ए सीरीज़ है तो आपको क्वेश्चन के आंसर लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2025 के समान होगा, मतलब 2025 के समान किस वर्ष का कैलेंडर होगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा 2031 का, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ी ए और बी विपरीत दिशाओं से एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है। बी की चाल यानी स्पीड ए की चाल से दोगुनी है। बी द्वारा प्लेटफॉर्म पार करने में लिया गया समय ए द्वारा प्लेटफॉर्म पार करने में लिए गए समय का 1/3 है। यदि ए और बी की लंबाइयों का योग 500 मीटर है तो उनकी लंबाइयों में कितना अंतर है ये बताना है। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 220 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल 168 है। यदि उसका HCF 14 है तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म क्या हैं संभव हैं ये बताना है। तो इसके युग्म कितने संभव हैं? 2 युग्म संभव है, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे में 4 बल्ब ABCD है। ए 2 मिनट पर जलता है और फिर 1 मिनट बाद बंद हो जाता है और ये प्रक्रिया इसी तरह चलती रहती है। इस तरह बी 3 मिनट तक जलता है और फिर 1 मिनट के लिए बंद हो जाता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। वह जलने और बंद होने की प्रक्रिया सी के लिए क्रमशः 4 मिनट और 1 मिनट की है, जबकि डी के लिए 5 मिनट और 1 मिनट की है। एक व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है और 1 घंटा पूरा होते ही कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे में उसे अधिकतम कितनी बार पूर्ण अंधकार का सामना करना पड़ सकता है ये आपको बताना है। तो कितनी बार उसको, तो 1 बार। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बार, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 69 में इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 अंकीय संख्या के 10वें स्थान का मान इकाई के मान का 2 गुना है। 100वें स्थान का मान इकाई स्थान के मान का 75%। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं ये बताना है। तो क्या एक संख्या क्या है संभव है, इसका बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम मैथ का पोर्शन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन दिया गया है 180 डिग्री देशांतर पर समय 0 डिग्री देशांतर से अधिक 12 घंटे है, भले ही कोई प्रधान यामोत्तर से पश्चिम की ओर या पूरब की ओर यात्रा करे। दूसरा दिया गया मंगलवार को पूर्व की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने के बाद उस दिन को बुधवार के रूप में गिनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट है ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही। 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लवण अपक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इन पे बताना है, विचार करना है। चट्टानों में लवण तापीय क्रिया जलयोजन और क्रिस्टलीय के कारण फैलते हैं, बिल्कुल सही। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और बोरियम जैसे लवणों में फैलने की प्रवृत्ति होती है। तो इसमें क्या है, हाँ ये भी सही। लवण अपक्षय रासायनिक अपक्षय का एक विशिष्ट उदाहरण है, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है, तो ये बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के बृहद संचालकों को तीव्र संचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो किन रूपों में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है कीचड़ का बहाव और अवसरण, यानी दूसरा और चौथा। तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्वरित ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? त्वरित ज्वालामुखी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो क्या है, त्वरित ज्वालामुखी लंबी खड़ी ढलाने वाली शंकु हैं जो
फैल्सिक लावा और ज्वालामुखी राख की परतों से बने होते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा दिया गया, वे विस्फोटक की तरह फट सकते हैं क्योंकि त्वरित ज्वालामुखी से निकलने वाले फैल्सिक लावा में उच्च दाब के साथ अत्यधिक मात्रा में गैस होती है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही। 75 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह मुख्य विधि क्या है जिसमें बहती धारा द्वारा मूलाधार चट्टानों में जलगर्तिकाएँ बनती हैं? तो क्या, अपघर्षण, यानी ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से महासागरीय खाइयाँ, यानी अब हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय खाइयाँ, खाइयाँ मतलब ट्रेंच, प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ये जो ट्रेंच दी गई हैं इसमें आपको बताना है कौन सी प्रशांत महासागर में नहीं है। तो देख लेते हैं, बेनिन ट्रेंच प्रशांत महासागर में है, कैमिन ट्रेंच प्रशांत महासागर में नहीं है, कैरमाडेक भी प्रशांत महासागर में, और साउथ सैंडविच ट्रेंच प्रशांत महासागर में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैमन और साउथ सैंडविच, तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न ज्वार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा, सामान्यतः दो निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। इस समय सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रतिकर बल से चंद्रमा का आकर्षण घट जाता है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी दूसरा और तीसरा क्या है, सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 77 हो गया, हम 78 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग और संबंधित नदियों के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदियाँ दी गई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा क्या है, सही है। तो क्या, NH1 नेशनल हाईवे, NH1 गंगा, बिल्कुल सही। नेशनल हाईवे 10 जल मार्ग दिया गया है, ना कि स्थल मार्ग। तो क्या है, नेशनल वाटर मार्ग 1 गंगा, नेशनल वाटर मार्ग 10 अम्बा और नेशनल वाटर मार्ग 100 तापी, ये तीनों क्या हैं, सही है। नेशनल वाटर जो जलमार्ग हैं वो ये इन नदियों पे बने हुए हैं, तो इसका डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 79 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने पर्यावरणीय योजना शहीद आजम सरदार भगत सिंह हरियावल लहर की प्रारंभ की थी? तो इसका हरियावल लहर की प्रारंभ की थी, तो ये की थी पंजाब से, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल पंजाब से बिलोंग करते, सरदार भगत सिंह पंजाब से बिलोंग करते थे, तो ये पंजाब में करा गया है। 80 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रेस्टर डेटा फॉर्मेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है, ये बताना है। तो क्या, इसकी डेटा संरचना सरल है जो रिमोट सेंसिंग इमरजेंसी के लिए अनुकूल है, बिल्कुल सही। सेलों के आकार उनकी संख्या के बीच संबंध को रेस्टर के विभेदन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ए और 2 दोनों सही, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक कौन से हैं, ये बताना है। भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक कौन से हैं? तो डेटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और लोग हैं, पीपल हैं, ये सभी क्या हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक हैं। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतमाला परियोजना में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? देखिए, भारतमाला परियोजना यहाँ पे पूछ ली गई है, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या पूछा है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क, बिल्कुल सही। 3 तटीय सड़कों का विकास, ये भी भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर आता है। अप्रमुख पत्तनों के लिए भी संपर्क, ये भी सही। सागरमाला के साथ एकीकरण, बिल्कुल सही, यानी चारों ये कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4, ये सब क्या है, सही है। अब 83 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सबसे पहले स्थापित किया गया? तो जितने संस्थान दिए गए हैं इसमें सबसे पहले कौन सा संस्थान जो है स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। देखिए इसकी स्थापना वर्ष 2016 नहीं है, इसकी स्थापना वर्ष 2016 नहीं है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, बिल्कुल से। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर में चालू नल जल कनेक्शन प्रदान करना, बिल्कुल सही। ये केंद्रीय परियोजना है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किन द्वीपों पर बने हुए हैं? तो ये दोनों शहर क्या हैं, जापान के हैं। तो जापान क्या है, बेसिकली टापू पर बना हुआ है, छोटे छोटे वहाँ टापू बने हुए हैं। तो 21 टापू पे बने हुए हैं। तो हिरोशिमा होन्शु और नागासाकी क्यूशु पे बने हुए हैं। तो इसका क्या है, सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स के निम्नलिखित किस विशिष्ट क्षेत्र में तरकु रेशा यानी स्पेंडल फाइबर जुड़ता है? ये बताना है किसमें स्पेंडल फाइबर जुड़ता है। तो ये काइनेटोकोर यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में सुसाद परिवहन फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है? ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो क्या सक्रिय निष्क्रिय परिवहन सुसाद परिवहन के प्रकार हैं? नहीं, ये गलत है। सुसाद परिवहन सक्रिय परिवहन का एक उदाहरण है? नहीं। जल सक्रिय परिवहन द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के पार किया जाता है? नहीं। सुसाद परिवहन के लिए वाहक प्रोटीनों की सहायता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही, यानी डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के पार Na+ और Ca2+ का परिवहन किसका उदाहरण है? ये बताना है, ये किसका उदाहरण है? तो ये है एंटीपोड का, यानी ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एलोस्टोरिक एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है? तो अन्य एंजाइमों की तरह एलोस्टिक एंजाइम भी माइकेलिस मेंटेन गतिका का पालन करते हैं? नहीं। वेग व क्रियाधार की सांद्रता का ग्राफ किसी भी अन्य एंजाइम की तरह एक अतिपरवलकीय ग्राफ है? नहीं। वे हमेशा एक उप इकाई एंजाइम होते हैं? नहीं। एलोस्टिक एंजाइम के प्रत्येक उप इकाई में सक्रिय साइट के अतिरिक्त नियंत्रक साइट भी होता है। तो ये क्या है, सही हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों में निम्नलिखित में से कौन सा जटिल ऊतक है? तो कौन सा जटिल ऊतक है? तो इसका आंसर है सी, यानी दारू जाइलम। नेक्स्ट देख लेते हैं। पादपों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसके मूल यानी रूट्स और प्रेरोह शूट्स की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये बताना है। तो ये होते हैं शीर्षद विभोज यानी एपिकल मेरिस्टेम। तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धमनी मानव हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है? ये बताना है कौन सी धमनी मानव रक्तपेशियों हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति प्रदान करती है। तो ये है हृदय धमनी, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग रक्त का द्विपरसंचरणीय संचरण प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल है एक किस प्रकार, मतलब कोलेस्ट्रॉल को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लिपिड। तो इसका सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलों और अन्य शुष्क प्राकृतिक वासों में उगने के लिए अनुकूलित पादपों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है जेरोफाइट, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। 95 हमने कर लिया। 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताएं। जिप्सम के 373K का गर्म करने पर ये जल अणुओं को खो देता है और CaSO4 H2O बन जाती है। नहीं, ये गलत है। तो यानी ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा। तो 96 का आंसर होगा ए। 97 का देख लेते हैं। कार्बन और उसकी यौगिकों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या हैं, ये सही हैं, ये बताना है। तो इसके कथन ए, प्रोपाइन में 3 द्वयीय आबंध होते हैं। नहीं। एसिटेट एसिड का क्वथनांक मीथेन से अधिक होता है। हाँ, ये सही है। एथेनॉल सोडियम धातु के साथ सक्रिय करता है, ये भी सही है। और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एस्टर की सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर बुदबुदाहट होती है। नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। 98 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक किसी अल्कोहल के ऑक्सीकरण का कारण बन सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय, दूसरा और तीसरा अम्लीकृत। क्षारीय और अम्लीकृत, इसका आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और तीसरा। तो 97 नंबर का क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है कौन सा कथन क्या है, ठीक नहीं है। सूर्य के प्रकाश से मीथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया को हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नहीं, पर तो इसका नहीं पूछा गया, तो बाकी 3 ऑप्शन सही होंगे। नहीं, हमें पहले एक ही मिल गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ये ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? इसमें भी पूछा गया ऊष्मा कैसी अभिक्रिया नहीं है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल में विलयन है, बिल्कुल सही। वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन है, सही। लेड नाइट्रेट का अपघटक नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल से तनुकरण है, बिल्कुल सही। तो ये क्या है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ यौगिक दिए हैं, दूसरी तरफ रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा 3 CaNCN और अमोनिया नाइट्रेट का हो जाएगा NH4NO3, यानी इसका हो जाएगा 4। और यूरिया का हो जाएगा CONH2, ये यानी इसका हो जाएगा 1। और पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाएगा 2KNO3। तो इसका आंसर होगा 3412, यानी बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 102 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिक डायम्बेनाइनर द्वारा किया गया है? तो ये 102 नंबर का हम आंसर ही देखते हैं डायरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी NPAS, ये ठीक हो जाएगा इसका आंसर। 103 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दिया गया है, कौन से कथन सही है ये बताना है। तो क्या है इसमें, मृदा में विद्यमान कार्बनिक यौगिक से पादपों और प्राणियों में प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन का परिचालन और पुनः वापस लौटने की नाइट्रोजन चक्र के रूप में जाना जाता है, गलत है। हावर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया तैयार करना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल सही। तीसरा देखते हैं, उच्च तापमान और उच्च दाब के अंतर्गत अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया द्वारा संश्लेषित रूप से यूरिया तैयार की जाती है। तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 2 सही हो जाएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ अवक्रिया, दूसरी तरफ अपक्रिया के प्रकार लिखे गए हैं, दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
ए का 1, जो बी ऑप्शन है इसका, सॉरी ए ऑप्शन जो है ये क्या है, ठीक हो जाएगा। ए का होगा 1 और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। तो इसका हो जाएगा 1 3 4 2, ये सही इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। चलिए 105 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं और इसका सही कथन बताना है। तो इसका सही कथन हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट एक दुर्लभ अम्ल और एक दुर्बल क्षारक का लवण है। नहीं, ये क्या कहते हैं, ये सही नहीं है। दूसरा देखते हैं, अमोनिया नाइट्रेट एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार का लवण है। हाँ, ये सही है। और तीसरा देख लेते हैं, अमोनिया एसीटेट एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल क्षार का लवण है। ये भी सही है। तो इसके दूसरा और तीसरा क्या सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। 106 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिकी के निम्नलिखित किस सिद्धांत का उपयोग मुख्य रूप से सोनोग्राफी में किया जाता है, जो एक चिकित्सा निदान प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, यानी सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये बताता है कि चुंबकीय एक ध्रुवों का अस्तित्व नहीं है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा गॉस का नियम, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 108 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी लौह चुंबकीय सामग्री के शिथिल वक्र के अधीन वृहद क्षेत्र क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चगमन की सीमा, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 109 नंबर का, रेफ्रिजरेटर के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है। रेफ्रिजरेटर के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है, ये बताना है। तो इसका ये क्या है, ऊष्मगतिकीय का द्वितीय नियम है, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश का त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो रंगों का एक बैंड प्राप्त होता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव को समुचित रूप से दर्शाता है। तो ये दर्शाता है प्रकीर्णन, यानी डिस्पर्सन। तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सही है। मानव नेत्र के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं इनको। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किसी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे केंद्रित होता है, ये गलत है। निकट दृष्टि दोष चश्मे के एक अपसारी लेंस द्वारा ठीक किया जाता है, नहीं, ये भी गलत है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के किसी निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे केंद्रित फोकस होता है, ये सही हो जाएगा। और डी दिया गया है, तो इसमें सही पूछा है, तो आंसर इसका सही आ गया। ये भी गलती होगा, दूर दृष्टि दोष को किसी चश्मे के लिए एक अपसारी लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 112 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 125 क्वेश्चनों का ये आंसर पूरा पेपर हुआ था, तो 112 पे हम आ चुके हैं। बाकी थोड़े आंसर और बचे हैं, उसको भी मैं कंप्लीट करा देती हूँ। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत तापन उपकरण के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 40 V है। जब वह स्रोत से 2A की धारा लेता है, यदि विभव को 140 V तक बढ़ा दिया जाए तो तापन उपकरण द्वारा ली गई धारा का सही मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इसका सही मान होगा 7A, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 113 यानी 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धनावेशित कणों यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक किरणपुंज मान लीजिए। ए उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, दूसरी ओर ऋणवेशित कणों का एक किरणपुंज मान लीजिए वी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो क्या है, बी ए की ओर विक्षेपित है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 114 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ उपकरण दिए हैं, दूसरी तरफ परिघटन दिए हैं। तो क्या है, इसमें दिया गया पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है,
समतल दर्पणों द्वारा परिवर्तन। दूसरी बी दिया है तड़ित चालक, तड़ित चालक होगा स्थिर विद्युत। और सी है थर्मल फ्लास्क, थर्मल फ्लास्क का हो जाएगा चालन और संवहन न्यूनतमीकरण। और लीवर दिया गया, लीवर का होगा बल का आघूर्ण। तो इसका हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 115 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस पदार्थों के आंतरिक गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा कथन क्या है सही है। तो तनन प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को बल्क मापन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नहीं। हाइड्रोलिक प्रतिबल और संगत हाइड्रोलिक विकृति के अनुपात को यंग मापक कहा जाता है। नहीं। अनुरूपण प्रतिबल और संगत अपरूपण विकृति के अनुपात को कठोरता मापन कहा जाता है। सही, यानी इसका सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, सही पूछा गया है। चलिए 116 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा सबसे पुरानी है। कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा सबसे पुरानी है। तो ये कौन सी भाषा सबसे पुरानी है, फोरस्ट्रॉन, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग है। तो क्या है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 118 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा तथा एड्रेस के अंतरण के प्रयोजन के लिए कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न आंतरिक घटकों को आपस में जोड़ने के लिए प्रत्येक तारों के एक समूह के लिए सही शब्द क्या होगा। तो वह होगा बस, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये वो वाला बस नहीं, ये कंप्यूटर में अगर आपने पढ़ा है तो उसमें एक ये कंप्यूटर भाषा वाला बस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 119 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें से आपको बताना है इनमें से कैश मेमोरी की विशेषताएं कौन सी हैं। ये जो कुछ विशेषताएं दी गई हैं और इसमें पूछा गया कैश मेमोरी की कौन सी विशेषताएं हैं। तो क्या है, लघु मेमोरी, हाँ ये इसकी कैश मेमोरी की विशेषता। कम महंगी मेमोरी, नहीं। तीव्र मेमोरी, ये भी सही है। तो इसका सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, पहला और तीसरा। 120 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बाइनरी सिस्टम में 1 गीगाबाइट किसके समतुल्य है। बाइनरी सिस्टम में 1 गीगाबाइट किसके समतुल्य है। तो ये है 1024 मेगाबाइट के समतुल्य, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 121 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर किसी भी स्थान को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का मात्रा में होने वाले मौसमी परिवर्तन किससे प्रभावित होते हैं। तो ये होते पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकाव के कारण क्या है, प्रभावित होते हैं। 122 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है। तो इसका आर्द्र भूमि के लिए, रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के लिए बनाई गई एक संस्था है। 123 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है सही है। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, बिल्कुल सही। जो वर्ष 1988 विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा स्थापित किया गया, बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। 124 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रमुख जलवायु लक्ष्यों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो इसमें से आप बताना है इसमें क्या शामिल है। सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, यानी टोटल 125 क्वेश्चन है। तो देखते हैं। वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता में 33% माइनस 35% की कमी हुई। 33% से 35% की कमी हुई। तो इसका
और नेक्स्ट देखते हैं गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता में 500 गीगावाट तक की वृद्धि। और तीसरा दिया गया है वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है, यानी नेट जीरो एमिशन। तो हो जाएगा आंसर सी जो है वो ठीक हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ये तीनों क्या हैं, स्टेटमेंट ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 125 का निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ 125 क्वेश्चन, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए थे। हिंदी वाला पोर्शन मैंने आपको कराया, सिर्फ इसके अभी आंसर की मैंने आपको बताई। और उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो EPFO का इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपना महत्वपूर्ण सुझाव देकर अवश्य बताएं। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, ऑफिसर तो आप बनी जाइएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। धन्यवाद।